एक गांव था। गांव के बीचों बीच हरे भरे खेत थे। बगल में नदी बहती थी। लोग खुश थे, पर उस गांव में भाईचारे की कमी थी। लोग छोटे छोटे झगड़ों में उलझ जाते। कोई कहता मेरा खेत बड़ा है, कोई कहता मेरी बैलगाड़ी अच्छी है, कोई कहता मेरे घर की दीवार ऊंची है। इस वजह से गांव का चैन धीरे धीरे खो रहा था। गांव के किनारे एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसका नाम था भोला राम। उसके 3 बेटे थे, रामू, श्यामू और मोहन। तीनों ताकतवर थे मगर जिद्दी। हर वक्त आपस में लड़ते, कभी खेत बांटने पर, कभी पैसे पर, कभी किसी छोटी सी बात पर। भोला राम उनसे बार बार कहता, बेटा मिलजुल कर रहो, एकता में ताकत है। लेकिन वे हंसकर टाल देते। रामू कहता, अरे मैं अकेला ही सबसे ताकतवर हूं। श्यामू कहता, नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मोहन कहता, तुम दोनों से मैं तेज हूं। और फिर तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता। भोला राम बहुत चिंतित था। उसने सोचा, अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। एक दिन उसने तीनों बेटों को बुलाया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक खेल दिखाऊंगा। अगर जीत गए तो मान लूंगा कि तुम सब सही हो। तीनों बेटे उत्सुक हो गए। कैसा खेल बाबा? भोला राम झोपड़ी के कोने से लकड़ियों का बड़ा गट्ठर लाया, रस्सी से बंधा हुआ। उसने कहा, जिसने इस गट्ठर को तोड़ दिया वही सबसे ताकतवर। रामू आगे बढ़ा। उसने गट्ठर उठाया, पूरा जोर लगाया। नसें फूल गईं, माथे पर पसीना आ गया, लेकिन गट्ठर हिला तक नहीं। वह थक कर बैठ गया। श्यामू ने कोशिश की। उसने पैर से दबाया, हाथों से मरोड़ा, पर लकड़ियों ने उसकी ताकत का मजाक उड़ाया। वह भी हार गया। मोहन ने सोचा, मैं तो सबसे तेज हूं। उसने छलांग लगाई और गट्ठर पर टूट पड़ा, मगर लकड़ियां वैसे ही मजबूत रहीं। मोहन चिल्लाया, यह असंभव है। तीनों हाँफते हुए बैठ गए। भोला राम मुस्कुराया। उसने रस्सी खोली और लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। फिर एक एक लकड़ी बेटों को दी। अब तोड़ो। रामू ने लकड़ी तोड़ी। चक आवाज आई। श्यामू ने भी तोड़ी, मोहन ने भी। सबने आसानी से तोड़ दी। भोला राम ने गंभीर स्वर में कहा, देखा, जब सब लकड़ियां एक साथ होती हैं तो कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अलग होते ही कमजोर हो जाती हैं। यही हाल तुम्हारा है। अगर एक रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी, लेकिन अगर लड़ोगे तो सब तुम्हें तोड़ देंगे। तीनों भाई चुप हो गए। उनकी आंखों में सच्चाई उतर गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात गांव पर असली मुसीबत आ गई। पास के जंगल से डाकुओं का झुंड आया। उनके हाथ में तलवारें और मशालें थीं। वे चिल्ला रहे थे, गांव लूट लो, घर जला दो। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे। कोई छुप गया, कोई रोने लगा। तभी भोला राम के बेटे सामने आए। रामू ने कहा, अब समय है बाबा की बात को याद करने का। श्यामू ने कहा, हाँ, हमें साथ लड़ना होगा। मोहन ने कहा, आज हम साबित करेंगे कि गट्ठर की ताकत क्या होती है। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया। कहा, अगर हम बिखरे रहेंगे तो डाकू हमें हरा देंगे, लेकिन अगर हम सब मिल गए तो वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गांव वाले पहले डर रहे थे, पर तीनों भाइयों की आंखों में साहस देखकर सब तैयार हो गए। रामू ने लोगों को खेत की हल्की लकड़ियां दी। श्यामू ने मशालें बांटी। मोहन ने बच्चों और औरतों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। सब एक हो गए। डाकू गांव में घुसे। उन्होंने सोचा, ये लोग तो डरपोक हैं, लेकिन सामने पूरा गांव खड़ा था। सबकी आंखों में चमक थी। सब एक साथ गरजे, हम एक हैं। डाकू घबरा गए। उन्होंने हमला किया, लेकिन गांव वालों ने मिलकर डटकर मुकाबला किया। रामू ने डाकू का हथियार छीन लिया। श्यामू ने मशाल से उन्हें डराया। मोहन ने तेजी से उनके जाल काट दिए। गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने छतों से मिट्टी और पानी फेंक कर डाकुओं को भगाया। बच्चे ढोल बजाकर शोर मचाने लगे। जल्द ही डाकू समझ गए कि वे हार गए हैं। उन्होंने भागने में ही भलाई समझी। गांव में खुशियां गूंज उठीं। लोग चिल्लाए, हम बच गए, हमारी एकता ने हमें जीत दिलाई। भोला राम गर्व से मुस्कुराया। उसने बेटों से कहा, आज तुमने सबको सिखाया कि गट्ठर क्यों नहीं टूटा। असली ताकत अकेलेपन में नहीं, बल्कि साथ रहने में है। रामू, श्यामू और मोहन ने बाबा के पैर छुए। बोले,
अब हम कभी नहीं लड़ेंगे, हम हमेशा एक रहेंगे। उस दिन से गांव बदल गया। अब लोग छोटे छोटे झगड़े भूल गए, सब मिलकर काम करने लगे। खेतों में दाना दोगुना होने लगा, नदी में मछलियां बढ़ गईं और सबसे बढ़कर गांव में हंसी लौट आई। गांव वाले जब भी नए बच्चों को कहानी सुनाते, कहते, याद रखना, टूटे हुए लकड़ी की तरह मत रहना, गट्ठर बनो, क्योंकि द बंडल दैट कुडंट टी ब्रेक ही सबसे बड़ी ताकत है। बच्चे खिलखिलाकर कहते, हाँ, हम भी गट्ठर बनेंगे, और सबकी आंखों में चमक दौड़ जाती। कहानी का राज यही था कि जब दिल एक हो जाते हैं तो कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। एक हरे भरे दलदल में ढेर सारे मेंढक रहते थे। पानी चमकता था, कंवल के पत्ते तैरते थे, सरकंडों की लंबी कतारें हवा में झूमती थीं और हर जगह टर्र टर्र की आवाज गूंजती रहती थी। वहां छोटे मेंढक थे, बूढ़े मेंढक थे, चंचल टर्रू और आलसी मोटे मोटे मेंढक भी। वहां सबको पूरा आजादी मिली थी, कोई उन्हें हुक्म देने वाला नहीं था। वे अपने मन से खेलते, तैरते, कूदते और बातें करते। शुरुआत में उन्हें यह आजादी बहुत अच्छी लगी, पर धीरे धीरे वे ऊबने लगे। कोई काम नहीं, कोई नियम नहीं, कोई डर नहीं, दिन रात बस आलस और बातें। बूढ़े मेंढक शिकायत करते, यह कैसी जिंदगी है, हमें कोई राजा चाहिए जो हमें चलाए, हमें आदेश दे, ताकि हम जान सकें कि हम पर राज हो रहा है। युवा मेंढक उछलकर बोले, हाँ हाँ, बिल्कुल, हमें भी राजा चाहिए, कोई बड़ा, शक्तिशाली और चमकदार। हमारा जीवन भी शान से भरा होना चाहिए, जैसे इंसानों का होता है। फिर सभी मेंढकों ने मिलकर देवताओं के राजा जुपिटर से प्रार्थना भेजी। उन्होंने कहा, हमें भी एक राजा चाहिए, कोई ऐसा जो हमें शासन करे, हमें आदेश दे। हमें यह दूध सा फीका लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें राजतंत्र चाहिए। जुपिटर ने ऊपर से देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, ये मेंढक कितने मूर्ख और नासमझ हैं। इन्हें आजादी मिली है और यह उसकी कद्र नहीं कर रहे। पर उन्हें सबक सिखाने के लिए जुपिटर ने एक विशाल लकड़ी का लठ पानी में फेंक दिया। धड़ाम, वह लठ तालाब में गिरा। पानी चारों ओर उछला। मेंढक डर के मारे कांप गए और सरकंडों में छिप गए। वे सोचने लगे, ओह, हमारा राजा कितना बड़ा और डरावना है, अब हमें उसके आदेश मानने होंगे। काफी देर तक तालाब में सन्नाटा रहा, लेकिन धीरे धीरे छोटे मेंढक पास गए। उन्होंने देखा कि वह लठ बिल्कुल शांत पड़ा है, न वह चलता है, न आदेश देता है, न दहाड़ता है। ये तो कुछ नहीं करता, एक छोटे मेंढक ने हंसकर कहा और उस पर कूद गया। जल्दी ही सब छोटे मेंढक उसे फिसल पट्टी की तरह इस्तेमाल करने लगे। वे लठ से फुदकते, पानी में गिरते और खेलते। बूढ़े मेंढक बैठकर गुस्से में बोले, यह कैसा राजा है, न बोलता है, न शासन करता है, यह तो बिल्कुल निकम्मा है। हमें फिर से जुपिटर से शिकायत करनी होगी। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की, जुपिटर, यह राजा हमें नहीं चाहिए, हमें कोई असली राजा दो जो हमें आदेश दे और हमें पता चले कि हम प्रजा हैं। इस बार जुपिटर ने सोचा, ठीक है, अब इन्हें एक असली राजा देंगे, तभी ये समझेंगे। उसने एक सारस को भेज दिया। सारस लंबी चोंच और ऊंची टांगों वाला था। जैसे ही वह तालाब में उतरा, मेंढक डर से भागे, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी लंबी चोंच से एक मेंढक को झट पकड़ा और निगल गया। अरे, यह क्या हो रहा है? छोटे मेंढक चिल्लाए, यह राजा तो हमें खा रहा है। बूढ़े मेंढक कांपते हुए बोले। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सारस दिन रात तालाब में घूमता और भूखे पेट मेंढक निगल जाता। पहले जो खेलते कूदते थे, अब वे डर से छिपे रहते। पहले जो आजादी थी, अब उसकी जगह भय ने ले ली थी। वे फिर जुपिटर से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के राजा, कृपया इस क्रूर राजा को हटा लो, हमें बचा लो, हम सब नष्ट हो जाएंगे। जुपिटर ने कठोर स्वर में कहा, ओ मूर्ख मेंढकों, क्या अब भी संतुष्ट नहीं हो? पहले तुमने शांति और आजादी की कद्र नहीं की। तुमने राजा मांगा तो मैंने लकड़ी का राजा दिया। वह शांत था, पर तुमने उसका मजाक उड़ाया। फिर मैंने सारस दिया और अब तुम रो रहे हो। याद रखो, जो अपनी स्थिति को बिना सोचे बदलना चाहता है, उसे पछताना पड़ता है। मेंढक रोते रहे, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे समझ गए कि आजादी सबसे बड़ी नेमत थी, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से खो दिया।
उस दिन से तालाब की गूंज बच्चों को हमेशा यह सीख देती रही। स्थिति बदलने से पहले सोचो, कहीं नया राजा पुरानी आजादी से भी बदतर न हो। एक छोटे से गांव में हरे भरे बागों के बीच एक प्यारा सा घर था। उस घर में एक माँ और उसका नटखट बेटा रहते थे। बेटा बहुत जिज्ञासु और शरारती था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती और हाथ हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए बेचैन रहते। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती, बेटा हर चीज धीरे धीरे और संतोष से लेनी चाहिए, लालच करने से हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन लड़का यह सब बातों को खेल समझकर हंस देता। एक दिन माँ ने उसे एक चमकदार मिट्टी का घड़ा दिखाया। घड़े का मुंह संकरा था, पर अंदर बहुत सारे स्वादिष्ट फिल्बर्ट्स यानी मेवे भरे हुए थे। मेवे की खुशबू और उनकी चमक देखकर लड़के की आंखें और बड़ी हो गईं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, लो बेटा, आज तुम्हें इन स्वादिष्ट मेवों में से लेने की इजाजत है, लेकिन याद रखना संयम जरूरी है। लड़के ने झट से अपना हाथ घड़े में डाल दिया। वह सोच रहा था, वाह इतने सारे मेवे, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा भर लूंगा तो मजा आ जाएगा। उसने अपनी छोटी हथेली जितनी भर सकती थी उतने सारे मेवे एक साथ पकड़ लिए। अब मुसीबत शुरू हुई। जब उसने हाथ बाहर निकालना चाहा तो हाथ निकल ही नहीं पाया। घड़े का मुंह छोटा था और उसके मुट्ठी में भरे ढेर सारे मेवों ने उसे फंसा दिया था। उसने जोर लगाया, खींचा, झटका, लेकिन हाथ वहीं अटक गया। उसका चेहरा लाल हो गया, आंसू आंखों में भर आए। वह चिल्लाया, मां, मेरा हाथ फंस गया, ये घड़ा मुझे छोड़ ही नहीं रहा। मां पास आई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा घड़ा तो तुम्हें पकड़े नहीं है, तुमने खुद अपनी मुट्ठी में इतना भर लिया है कि हाथ निकल नहीं पा रहा। लड़के ने रोते हुए कहा, पर मां, मैं सारे मेवे चाहता हूं, एक भी छोड़ना नहीं चाहता। मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, प्यारे बच्चे, यही तो समस्या है। अगर तुम आधे मेवे छोड़ दो तो तुम्हारा हाथ आसानी से निकल आएगा। और याद रखो, अगर आज थोड़ा कम लोगे तो कल फिर तुम्हें और मेवे मिल सकते हैं। लालच करने से सब कुछ खो बैठोगे। लड़के ने थोड़ी देर सोचा, फिर अनिच्छा से उसने आधे मेवे छोड़ दिए। जैसे ही उसकी मुट्ठी ढीली हुई, उसका हाथ आसानी से बाहर निकल आया। उसने हंसते हंसते कहा, अरे सचमुच मां, आप सही कह रही थीं। अब तो मेरे पास थोड़े मेवे हैं और हाथ भी आजाद है। मां मुस्कुराई। देखा बेटा, यही जिंदगी का नियम है। कभी कभी थोड़ा छोड़ना पड़ता है ताकि ज्यादा पाने का अवसर बना रहे। उस दिन लड़के ने एक बड़ी सीख ली। उसने समझा कि लालच से कुछ हाथ नहीं आता, संयम से धीरे धीरे सब कुछ मिल सकता है। उस शाम गांव के बच्चे जब खेलने आए तो उसने सबको मेवे बांटे। बच्चे खुश होकर बोले, वाह तुम कितने उदार हो। लड़के ने हंसते हुए कहा, आज मैंने सीखा है कि थोड़ा बांटने से खुशी बढ़ती है और लालच से सब खो जाता है। और तब से उस लड़के ने कभी भी एक साथ सब पाने की कोशिश नहीं की। वह जान गया कि धीरे धीरे धैर्य और संतोष के साथ ही जीवन मधुर बनता है। बच्चों, यही है द बॉय एंड द फिल्बर्ट्स की जादुई कहानी, जो हमें यह सिखाती है, एक साथ सब कुछ पाने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट रहो। धीरे धीरे सब मिल जाएगा। गर्मियों का दिन था। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था। जंगल के किनारे एक छोटी सी नदी बह रही थी। उसके पानी में लहरें हल्की हल्की चमक रही थीं। पास ही एक नन्ही चींटी अपनी रोज की तलाश में निकली थी। वह खाने के टुकड़े ढूंढ रही थी ताकि अपने घर वापस ले जा सके। चींटी अपने काम में इतनी मग्न थी कि ध्यान ही नहीं दिया कि नदी का किनारा फिसलन भरा है। अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे पानी में गिर पड़ी। अरे बचाओ बचाओ! चींटी छटपटाने लगी। उसका नन्हा सा शरीर पानी की लहरों के बीच डूबने लगा। वह किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मगर धारा तेज थी। पास ही पेड़ की शाख पर एक सफेद कबूतर बैठा था। वह अपने पंखों को संवार रहा था और शांत वातावरण का आनंद ले रहा था। तभी उसने चींटी की करुण पुकार सुनी। कबूतर ने नीचे झांका। उसने देखा कि चींटी जान बचाने के लिए तड़प रही है। उसके दिल में दया उमड़ आई। उसने सोचा, इतनी नन्ही जान है, अगर मैंने मदद न की तो यह डूब जाएगी। उसने तुरंत अपनी चोंच से एक लंबा पुआल तोड़ा और उसे पानी में गिरा दिया। पकड़ लो इसे, कबूतर ने पुकारा।
चींटी ने हिम्मत जुटाई और पुआल पर चढ़ गई। लहरों के सहारे वह धीरे धीरे किनारे तक पहुंच गई। जैसे ही वह जमीन पर आई, उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। धन्यवाद प्यारे कबूतर भाई, चींटी बोली। तुमने मेरी जान बचा ली। मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। कबूतर मुस्कुराया और बोला, अरे छोटी बहन, जब भी किसी को मदद की जरूरत हो तो करनी चाहिए। दया करना ही सच्चा धर्म है। कुछ दिनों बाद जंगल के उसी हिस्से में शांति थी। कबूतर फिर उसी पेड़ पर बैठा था। वह गुनगुना रहा था और अपने पंख फैलाकर हवा का आनंद ले रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था कि झाड़ियों के पीछे एक आदमी छुपा हुआ है। उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था। उसकी नजर कबूतर पर टिकी हुई थी। वह सोच रहा था, यह मोटा ताजा कबूतर आज मेरे खाने का शिकार बनेगा। धीरे धीरे उसने पत्थर उठाया और निशाना साधा। उसी समय पास से गुजरती चींटी ने यह दृश्य देख लिया। उसने सोचा, यह तो वही कबूतर है जिसने मेरी जान बचाई थी। अब मेरी बारी है उसका उपकार लौटाने की। बिना देर किए चींटी आदमी के पांव पर चढ़ गई और फिर उसने अपनी तीखी डंक उसकी एड़ी में चुभो दी। हाँ! आदमी दर्द से चिल्ला उठा। उसका हाथ हिल गया और पत्थर जमीन पर गिर पड़ा। कबूतर ने आवाज सुनी और सतर्क हो गया। उसने देखा कि कोई उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गया और दूर सुरक्षित जंगल में जा पहुंचा। कबूतर ने आसमान से नीचे झांका और देखा कि वही चींटी है। वह समझ गया कि यह उसी की मदद का प्रतिफल था। उसने उड़ते उड़ते कहा, धन्यवाद प्यारी चींटी, तुमने मुझे बचाया। चींटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई यही तो दोस्ती है। तुम्हारी दया आज मेरा साहस बन गई। एक छोटी सी मदद भी कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन से जंगल के सारे जीव यह सीख गए कि नेकी का फल हमेशा मिलता है। सूरज ढल रहा था। आकाश सुनहरी और लालिमा से भर गया था। पेड़ों की चोटियां चमक रही थीं और हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। एक पुराने गांव के किनारे एक बड़ा नीम का पेड़ खड़ा था। उस पर चढ़कर एक बूढ़ा मुर्गा आराम करने के लिए पहुंचा। मुर्गा बुद्धिमान था। हर शाम की तरह उसने अपने पंख फड़फड़ाए, 3 बार जोर से बांक दी और फिर शाखा पर बैठ गया। वह अपनी चोंच को पंखों में छुपाकर सोने ही वाला था कि अचानक उसकी चमकदार आंखों ने नीचे जमीन पर कुछ लाल सा चमकते देखा। उसने गर्दन घुमाई। वहां नीचे एक लोमड़ी खड़ी थी, धूर्त और चालाक लोमड़ी। मुर्गे का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, ओह, ये तो वही लोमड़ी है जो हमेशा मुझे पकड़ने की फिराक में रहती है। अगर यह ऊपर चढ़ आई तो मेरी खैर नहीं। तभी लोमड़ी ने खुशी और उत्साह से भरी आवाज में पुकारा, प्रिय मित्र मुर्गा, क्या तुमने अद्भुत खबर सुनी? मुर्गा ऊपर से शांत स्वर में बोला, कौन सी खबर? लेकिन अंदर ही अंदर उसके पंख कांप रहे थे। लोमड़ी ने दांत दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा, अब जंगल में कोई झगड़ा नहीं होगा। तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार और सारे जानवर, सबने मिलकर यह तय किया है कि अब हम सदा दोस्त बनकर रहेंगे। सोचो कितना सुंदर होगा। चलो नीचे आओ, हम गले मिलकर इस खुशी का जश्न मनाएं। मुर्गे ने अपने भीतर डर को दबाया और शांति से बोला, वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। सचमुच मैं बेहद खुश हूं। लेकिन उसी समय मुर्गे ने गर्दन उठाई और दूर की ओर देखने लगा, जैसे किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो। लोमड़ी ने घबरा कर पूछा, अरे तुम क्या देख रहे हो? मुर्गे ने मासूमियत से कहा, मुझे तो लग रहा है कि कुछ कुत्ते हमारी ओर आ रहे हैं। शायद उन्होंने भी यह शुभ समाचार सुन लिया है और वे भी जश्न मनाने आ रहे हैं। यह सुनते ही लोमड़ी की आंखें फैल गईं। उसके कान खड़े हो गए और शरीर कांपने लगा। वह बड़बड़ाई, कुत्ते? मुर्गे ने हंसी दबाते हुए कहा, हाँ, कुत्ते। तुम तो कह रहे थे कि अब सब दोस्त बन गए हैं, तो फिर भाग क्यों रहे हो? लेकिन लोमड़ी को अब कोई तर्क सुनाई नहीं दिया। उसने पूंछ समेटी और उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। भागते भागते उसने कहा, अरे उन्हें अभी तक यह खबर शायद नहीं मिली होगी। और मुझे याद आया, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मुर्गा मुस्कुराया। उसने पंख समेटे और सिर अपने पंखों में छुपाकर आराम से लेट गया। उसने सोचा, चालाकी से चालाक को ही हराया जा सकता है। लोमड़ी मुझे मूर्ख बनाना चाहती थी, लेकिन खुद ही डर कर भाग गई। पेड़ की शाखाएं हवा में झूमी।
मानो तालियां बजा रही हों। मुर्गे ने आंखें मूं लीं और धीरे धीरे नींद में डूब गया। उस रात जंगल के पंछी और जानवरों ने यही कहानी एक दूसरे को सुनाई। छोटे चूहे चहक कर बोले, वाह, मुर्गे ने लोमड़ी को चकमा दे दिया। खरगोश हंसते हुए बोले, अब लोमड़ी भी समझेगी कि हमेशा दूसरों को धोखा देने से काम नहीं चलता। और तब से यह सीख सबके दिल में बस गई। धोखेबाज अक्सर खुद ही धोखा खा जाते हैं। जंगल की गहराई में एक भेड़िया रहता था। उसका नाम था भैरव। भैरव बहुत लालची था। उसे खाने से कभी तृप्ति नहीं मिलती। जो भी जानवर हाथ आता वह झपट कर खा जाता। उसकी भूख मानो कभी खत्म ही ना होती। एक दिन वह शिकार पर निकला। उसे एक हरी भरी घाटी में हड्डियों से भरा एक मरा हुआ जानवर मिला। भैरव ने बिना सोचे समझे दावत शुरू कर दी। वह इतनी तेजी और लालच से खाने लगा कि निगलते निगलते उसके गले में एक लंबी हड्डी अटक गई। भैरव खांसने लगा। वह इधर उधर दौड़ने लगा। उसने घास खाई, पानी पिया, गले को झटका, पर हड्डी अड़ी रही। अब वह न निगल पा रहा था न उगल पा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं और पेट भूख से मरोड़ने लगा। भैरव का गला साफ हो गया। उसने लंबी सांस ली और राहत महसूस की। फिर वह खड़ा हुआ और आराम से चलने लगा। लेकिन फिर उसकी आंखों में लालच चमका। अगर सच में यह मुझे इनाम देगा तो मैं अमीर हो जाऊंगी, भैरव कराहते हुए बोला। हाँ हाँ, सब मिलेगा, बस जल्दी करो। सारस ने अपनी लंबी गर्दन भेड़िए के बड़े मुंह में डाली। उसके तेज दांत पास ही चमक रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी चोंच गले तक पहुंचाई और हड्डी को पकड़ा। एक झटके में उसने हड्डी बाहर खींच ली। भैरव गुर्राया, अगर यह हड्डी नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगा, मुझे किसी की मदद चाहिए। उसने सावधानी से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन वादा करो कि मुझे इनाम दोगे। भैरव अकड़कर जंगल की ओर चला गया। पीछे रह गई सारस, जिसके मन में पछतावा और डर भरा था। उसने सोचा, लालच ने मुझे मूर्ख बना दिया। बुरे और स्वार्थी से भलाई की उम्मीद करना मूर्खता है। तभी उसकी नजर नदी किनारे मछलियां पकड़ रही एक सारस पर पड़ी। सारस का लंबा गला और तेज चोंच देखकर भैरव की आंखों में उम्मीद जग गई। सारस हक्की बक्की रह गई। कैसा इनाम? भैरव घूमकर गुर्राया। इनाम? अरे मूर्ख, तुझे इतना बड़ा इनाम मिल चुका है। सारस कांप उठी। उसे समझ आ गया कि उसने गलत पर भरोसा किया। वह भागकर सारस के पास पहुंचा और बोला, बहन, मेरी मदद करो। मेरे गले में हड्डी फंसी है। तुम्हारी लंबी चोंच ही इसे निकाल सकती है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सारस थोड़ी घबराई। उसने सोचा, अपना सिर भेड़िए के मुंह में डालना, यह तो जान जोखिम में डालना है। भैरव गुर्राया, अगर यह हड्डी नहीं निकली तो मैं मर जाऊंगा, मुझे किसी की मदद चाहिए। तभी उसकी नजर नदी किनारे मछलियां पकड़ रही एक सारस पर पड़ी। सारस का लंबा गला और तेज चोंच देखकर भैरव की आंखों में उम्मीद जग गई। वह भागकर सारस के पास पहुंचा और बोला, बहन, मेरी मदद करो। मेरे गले में हड्डी फंसी है। तुम्हारी लंबी चोंच ही इसे निकाल सकती है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सारस थोड़ी घबराई। उसने सोचा, अपना सिर भेड़िए के मुंह में डालना, यह तो जान जोखिम में डालना है। लेकिन फिर उसकी आंखों में लालच चमका। अगर सच में यह मुझे इनाम देगा तो मैं अमीर हो जाऊंगी। उसने सावधानी से कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन वादा करो कि मुझे इनाम दोगे। भैरव कराहते हुए बोला, हाँ हाँ, सब मिलेगा, बस जल्दी करो। सारस ने अपनी लंबी गर्दन भेड़िए के बड़े मुंह में डाली। उसके तेज दांत पास ही चमक रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी चोंच गले तक पहुंचाई और हड्डी को पकड़ा। एक झटके में उसने हड्डी बाहर खींच ली। भैरव का गला साफ हो गया। उसने लंबी सांस ली और राहत महसूस की। फिर वह खड़ा हुआ और आराम से चलने लगा। सारस ने पीछे से आवाज दी, अरे, मेरा इनाम कहां है? भैरव घूमकर गुर्राया, इनाम? अरे मूर्ख, तुझे इतना बड़ा इनाम मिल चुका है। सारस हक्की बक्की रह गई। कैसा इनाम? भैरव दांत दिखाकर बोला, ये कि तूने अपना सिर मेरे मुंह में डाला और मैं उसे काट कर खा सकता था, लेकिन मैंने तुझे जिंदा बाहर निकालने दिया। इससे बड़ा इनाम और क्या चाहिए? सारस कांप उठी। उसे समझ आ गया कि उसने गलत पर भरोसा किया। भैरव अकड़कर जंगल की ओर चला गया।
पीछे रह गई सारस, जिसके मन में पछतावा और डर भरा था। उसने सोचा, लालच ने मुझे मूर्ख बना दिया। बुरे और स्वार्थी से भलाई की उम्मीद करना मूर्खता है। उस दिन के बाद सारस ने कसम खा ली कि वह कभी किसी लालची या दुष्ट जानवर के भरोसे अपनी जान नहीं डालेगी। उसने अपने बच्चों को भी यह सीख दी, बुरे के साथ भलाई करोगे तो इनाम नहीं, धोखा ही मिलेगा। जंगल के जानवरों में यह कहानी फैल गई। सबने सीखा कि नेक दिल को मदद करनी चाहिए, लेकिन चालाक और दुष्ट के लिए सावधानी जरूरी है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, गहरा, अंधेरा। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं। लोग कहते थे उसमें कोई नहीं झांकता। बच्चे पास जाते तो डर जाते। जानवर भी उसके पास भटकते नहीं थे। पर एक दिन वही कुआं एक गधे की जिंदगी बदलने वाला था। गधे का नाम था भोला। भोला सचमुच भोला था। वह मालिक की बगिया में काम करता, लकड़ी ढोता, पानी लाता और बच्चों को सवारी कराता। लेकिन भोला की एक आदत थी, वह हमेशा सपनों में खो जाता। कभी आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश मैं उड़ सकता। कभी नदियों को देखता और मन ही मन कहता, काश मैं तैर सकता। और जब कोई उसे टोकता तो वह हंसकर कहता, क्यों नहीं, सपनों को कौन रोक सकता है। एक दिन भोला खेतों से लौट रहा था। रात हो चुकी थी, चांद पूरा था, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। अचानक उसका पैर फिसला और धड़ाम, भोला सीधे कुएं में गिर पड़ा। बचाओ! भोला चीखा। उसकी आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। गांव वाले दौड़े, सबने झांका। किसी ने कहा, गधा कुएं में गिर गया है। किसी ने कहा, निकालना मुश्किल है। एक बूढ़ा बोला, कुआं पुराना हो चुका है, वैसे भी हमें इसे भरना ही है। गधे को बाहर निकालने से अच्छा है मिट्टी डालकर कुएं को बंद कर दो। सभी लोग दंग रह गए। कोई बोला, ये तो चमत्कार है। कोई बोला, गधा कुएं से बाहर निकल आया। एक दिन भोला खेतों से लौट रहा था। रात हो चुकी थी, चांद पूरा था, हवा में अजीब सी सरसराहट थी। अचानक उसका पैर फिसला और धड़ाम, भोला सीधे कुएं में गिर पड़ा। बचाओ! भोला चीखा। उसकी आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। भोला ने हांफते हुए कहा, चमत्कार नहीं, यह हिम्मत है। जब जिंदगी तुम्हें दबाने लगे तो उसे सीढ़ी बना लो। भोला ने यह सुना, उसका दिल डूब गया। तो ये लोग मुझे ऐसे ही जिंदा दफना देंगे? उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले मिट्टी डालने लगे। हर फावड़े की मिट्टी उस पर गिरती। भोला हिलता, कांपता, फिर सोचता, अगर मैं रोता रहूंगा तो मिट्टी के नीचे दब जाऊंगा, लेकिन अगर हर मिट्टी को अपने नीचे गिरने दूं और उस पर खड़ा हो जाऊं तो शायद ऊपर पहुंच जाऊं। उसने कोशिश शुरू की। मिट्टी आई, उसने उसे झाड़ा और ऊपर कदम रखा। फिर मिट्टी आई, उसने फिर झाड़ा और ऊपर चढ़ गया। गांव वाले मिट्टी डालते रहे और भोला चढ़ता गया। धीरे धीरे वह कुएं की ऊंचाई तक पहुंच गया और फिर एक छलांग लगाकर बाहर आ गया। सभी लोग दंग रह गए। कोई बोला, ये तो चमत्कार है। कोई बोला, गधा कुएं से बाहर निकल आया। भोला ने हांफते हुए कहा, चमत्कार नहीं, यह हिम्मत है। जब जिंदगी तुम्हें दबाने लगे तो उसे सीढ़ी बना लो। सभी लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। उस रात जब भोला गांव के बाहर चल रहा था, अचानक कुएं से रोशनी निकली। वह चमकीली थी, नीली और सुनहरी। भोला ने चौंक कर देखा। रोशनी ने उसे आवाज दी, हे साहसी गधे, तुम्हारे भीतर जादू है। तुमने जो सीखा है वही अब दुनिया को सिखाना है। भोला घबरा गया। जादू मुझ में? मैं तो बस गधा हूं। आवाज बोली, नहीं, तुम ही वो हो जिसने डर को सीढ़ी बनाया। अब तुम्हें जादुई कुएं की गहराई में जाना होगा। वहां एक रहस्य छिपा है। अगर तुमने उसे पा लिया तो न सिर्फ गांव बल्कि पूरी धरती पर खुशहाली आएगी। भोला का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। मैं जाऊंगा। अगली सुबह वह फिर कुएं में कूदा, पर इस बार कुआं अंधेरा नहीं था। अंदर चमचमाता रास्ता खुल गया। वहां फूल खिले थे जो खुद ब खुद गा रहे थे। दीवारों पर सितारे चमक रहे थे, जैसे कुआं किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। भोला आगे बढ़ा। उसे एक नदी मिली। नदी में चांदी जैसी मछलियां तैर रही थीं। एक मछली बाहर कूदी और बोली, तुम वही हो जिसने हार नहीं मानी। तुम्हारे लिए नदी ने अपना पुल बनाया है।
अचानक पानी ने खुद को खींचकर एक पुल बना लिया। भोला चौंक गया पर मुस्कुराया और आगे बढ़ा। फिर उसने देखा एक विशाल दरवाजा है। उस पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो खुद पर विश्वास करता है। भोला ने गहरी सांस ली। मैं भोला हूं, लोग मुझे गधा कहते हैं, लेकिन आज मैं मानता हूं कि मैं बहादुर हूं। दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर एक चमकदार सिंहासन था। उस पर एक बूढ़ा जादूगर बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में तारे। उसने कहा, शाबाश भोला, तुमने सबसे बड़ा सबक सीख लिया। कभी हार मत मानो, यही असली जादू है। जादूगर ने उसे एक चमकीली घंटी दी। जब भी लोग हार मानने लगें, ये घंटी बजाना, उनकी हिम्मत लौट आएगी। भोला घंटी लेकर बाहर आया। गांव वाले उसे देखकर चकित रह गए। अब वह सिर्फ एक गधा नहीं था, वह था द डोंकी हु क्लाइम्ड आउट ऑफ द वेल। जब गांव में कोई उदास होता, भोला घंटी बजाता। उसकी आवाज सुनते ही लोग मुस्कुराने लगते। बच्चों को लगता उनके सपने सच हो सकते हैं। बूढ़ों को लगता उनका दिल फिर जवान हो गया। और जो डरते थे वो भी कहने लगे, अगर गधा कुएं से निकल सकता है तो हम भी अपने डर से निकल सकते हैं। धीरे धीरे भोला पूरे गांव का हीरो बन गया। बच्चे उसे फूल पहनाते और वह हंसकर कहता, हीरो वही है जो मिट्टी झाड़कर ऊपर चढ़े। कहानी का राज यह था कि जीवन हमेशा मिट्टी डालेगा, पर अगर हम हर मिट्टी को सीढ़ी बना लें तो कोई कुआं हमें कैद नहीं कर सकता।